हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर्स। आफ्टरवर्ड्स वी विल लुक एट पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले डेफिनेशन लेते हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर unit vector, a vector whose magnitude is 1 is called unit vector. दूसरा पॉइंट, it's a dimensionless vector. तीसरा पॉइंट, it is denoted by कैप। इसको कैप पढ़िए, कब पढ़िए या हैट पढ़िए। क्या बोल रहा है? यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश बोलते हैं इसको। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण 1 हो, यूनिटी 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और क्या बोल रहा है? इट्स ए डायमेंशनलेस वेक्टर। ये डायमेंशनलेस वेक्टर होता है। इट इज डिनोटेड बाय कैप, यानी ये कैप से डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग कैप, कप या हेड कुछ भी पढ़ सकते हैं। एज पर यू विश, वट एवर यू विश टू से यू कैन से कैप, कप और हेड। और एक तरीका है यूनिट वेक्टर। अगर किसी यूनिट वेक्टर को हमको पता करना है, जैसे मान लीजिए पी कैप पता करना है, पी का यूनिट वेक्टर, सो हम क्या करेंगे? पी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी गिव्स यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। यानी अगर हमको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सो पी का डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सो ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। यानी अगर एक वेक्टर को उसके परिमाण से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो उस दिशा में यूनिट वेक्टर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कोई फोर्स वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, F इज इक्वल टू 4 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में। यानी एक फोर्स है 4 न्यूटन का जो ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो इसमें एक इसका यूनिट वेक्टर काट लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4। सो ये मान लीजिए 1 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, यानी इसी से तो मिलके ये बना होगा 4 न्यूटन। 1 2 3 4, 1 न्यूटन ईस्ट। सो अगर हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहें, एफ कैप, सो क्या हो जाएगा हमारा? एफ वेक्टर जो कि है 4 न्यूटन ईस्ट, 4 न्यूटन ईस्ट बाय मैग्नीट्यूड। 4 न्यूटन ईस्ट का मैग्नीट्यूड 4। सो अगर हम 4 से 4 को डिवाइड कर दें, सो एफ कैप हमारा क्या बचेगा? 1 न्यूटन ईस्ट। दिस गिव्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सो यहां से हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया। अब देखते हैं इस वेक्टर एफ को वेक्टर होने के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट शुड हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी अगर एफ को वेक्टर होना है तो इसको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है। प्राइमरी कंडीशन क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसके पास दिशा होनी चाहिए। सो अगर मान लीजिए हमने लिखा एफ वेक्टर, इसके पास क्या होना चाहिए? पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होना चाहिए? इसके पास दिशा। सो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? एफ कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये देगा एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये देगा एफ कैप इसका डायरेक्शन। अब ये जाके वेक्टर बना। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड इंटू एफ कैप। दिस गिव्स एफ वेक्टर। अगर यहां से भी हम निकालना चाहें तो एफ कैप इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय एफ का मैग्नीट्यूड। ये नीचे जाके गिरेगा। एक बात और क्या क्लियर हुई? यूनिट वेक्टर में ये दम होता है कि वो किसी स्केलर को भी वेक्टर बना दे। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स देखते हैं इसको। ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये मान लीजिए ओरिजिन है हमारा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब से
एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम आई कैप माना करेंगे, आई कैप। वाई एक्सिस में जे कैप माना करेंगे और जेड एक्सिस में के कैप माना करेंगे। लेट पी बी एनी पॉइंट इन द स्पेस। मान लीजिए पी यहां पे स्पेस में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सो इफ वी कनेक्ट दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, अगर हमने इस लाइन को ओरिजिन से कनेक्ट किया तो ये क्या बताएगा, पोजीशन। पोजीशन वेक्टर हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए ये समझिए कि अगर हमने ओ से इस लाइन को कनेक्ट किया तो ये क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसको मान लेते हैं हम लोग आर वेक्टर। सो इसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड, सो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई वाले टर्म का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस जे वाले टर्म का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस के वाले टर्म का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। सो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका और ये रहा इसका कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का तरीका। अगर हमने दो ही कोऑर्डिनेट लिए हुए हैं यानी सिर्फ x और y लिया हुआ है, तब क्या होगा, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर्स। अब आते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर, मान लेते हैं ये कोई हमने एक्स वाई प्लेन लिया हुआ है, एक्स वाई, ये हमारा ओरिजिन है। लेट बी एनी पॉइंट पी ओवर हियर, पी। सो अगर पूछा जाए कि पी कहां पे है, सो वी विल नॉट बी एबल टू से दैट पी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। पी की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस देना होगा, रेफरेंस। जैसा हमने ओरिजिन का रेफरेंस दिया, पी कहां है, कितनी दूरी पे, तो ओरिजिन से कुछ हम इस पॉइंट को मिला देंगे और वो बताएगा इसका पोजीशन। पॉइंट पी की पोजीशन किसके रेफरेंस में, इस ओरिजिन के रेफरेंस में। सो अगर हम ये पी से मिलाएं, सो ये बताएगा पी की पोजीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर। ओपी वेक्टर लिख सकते हैं आप या आर वेक्टर लिखिए। यहां पे पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा होगा, तो पहले इधर चला होगा एक्स में, फिर वाई में चला होगा, ऐसा पहुंचा होगा। और एक तरीका यह है कि सीधा यहां पे, सो अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि ये पहले एक्स में चला होगा फिर वाई में चला होगा। अगर ज्योमेट्री से हम चाहें तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अगर, तो ये एक्स में चला होगा फिर वाई में चला होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट मिला हमको एक्स वाई। सो ये रहा पोजीशन। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी ओपी इज इक्वल टू आर वेक्टर हम कैसे लिखेंगे। अभी मैंने बताया जो x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है और y के डायरेक्शन में जो होता है वो जे कैप होता है। सो अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तब क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे। सो ये आर वेक्टर हमको मिल गया, एक्स आई प्लस वाई जे, ये हमको मिला आर का पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, आर का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। दिस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब हम इसका डायरेक्शन चाह रहे हैं, इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो एक यूनिट वेक्टर अटैच कर दीजिए इसमें, आर कैप। सो आर कैप निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड। सो आर वेक्टर कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये देगा हमारा यूनिट वेक्टर और ये देगा हमारा मैग्नीट्यूड और ये देगा हमारा पोजीशन वेक्टर। सो ये रहा पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। सो ये हमने 2D में लिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। अब हम लोग लेते हैं 3D में। सो 3D के लिए अगर हमने यहां पे एक z एक्सिस अटैच कर दिया, सो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k कैप। सो यहां इसको कोऑर्डिनेट जो मिलेगा x, y, z। सो अब क्या होगा इसका, r इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई प्लस
वाई जे प्लस जेड के, यानी पोजीशन वेक्टर अब हो गई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, यानी दिस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। दिस गिव्स पोजीशन वेक्टर। अब अगर हमको डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में अटैच कर देंगे। सो यूनिट वेक्टर यानी आर कैप इक्वल टू क्या होगा, आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। So this gives unit vector in the direction of vector r. So this is all about position vector in 2D and 3D. So इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग। एक प्रॉब्लम देखते हैं, यहां पे कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन है, और यहां पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4,4, और यहां पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -4,4। सो ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। सो इसका आपसे पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। पहले पूछ रहा है इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, फिर पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड बताइए, और पूछ रहा है इसका यूनिट वेक्टर बताइए। यानी क्या पूछ रहा है आपसे, आर ए आर बी, और क्या पूछ रहा है, आर ए का मैग्नीट्यूड, आर बी का मैग्नीट्यूड, और पूछ रहा है आर ए यूनिट वेक्टर एंड आर बी यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन है, यानी पहले पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है आर का, आर ए का, फिर आर बी, फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड, और फिर इन दोनों के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे। सो ये होगा आर ए वेक्टर, फिर यहां से इस पोजीशन को मिला देंगे, ये होगा आर बी वेक्टर। सो सबसे पहले हम लिखेंगे आर ए वेक्टर। सो आर ए वेक्टर हमारा क्या होगा, 4,4 है तो 4i प्लस 4j। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड i वाले टर्म का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस j वाले टर्म का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। सो दैट गिव्स 32 अंडर रूट 32। यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। आगे हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा 4√2। अब इसका यूनिट वेक्टर, आर ए का यूनिट वेक्टर, आर ए वेक्टर बाय आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो आर ए वेक्टर है हमारा 4i प्लस 4j, और मैग्नीट्यूड कितना आया हमारा √32, 4√2। सो आर ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू, अगर हम 4 कॉमन ले लें, सो i प्लस j और 4√2, 4 से 4 कैंसिल। सो आर ए कैप इक्वल टू i प्लस j बाय √2। सो ये रहा पोजीशन वेक्टर, ये रहा मैग्नीट्यूड, और ये रहा यूनिट वेक्टर आर ए का। इसी तरह आप आरबी के भी आराम से निकाल सकते हैं। आरबी का पोजीशन वेक्टर होगा -4i प्लस 4j, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4√2। यूनिट वेक्टर इसका हो जाएगा सेम, बट यहां पे हो जाएगा -4i प्लस 4j बाय 4√2। सो आरबी वेक्टर इक्वल टू, अगर हम 4 कॉमन ले लें, सो यहां पे बचेगा -i प्लस j बाय 4√2, 4 से 4 कैंसिल। सो आरबी का यूनिट वेक्टर आपका बचा -i प्लस j बाय √2। सो ये बचा आपका आरबी वेक्टर। सो ये रहा एक छोटा सा प्रॉब्लम। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर आराम से सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके करेंगे इस पे, पोजीशन वेक्टर पे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। यहाँ पे मान लीजिए कोई इंसेक्ट है जो कि पी पोजिशन पॉइंट पे है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। फिर ये बाद में इंसेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है और यहां पे आ जाता है Q पॉइंट पे। अब इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x2 y2, यानी इसके कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। सो पहले हम ओरिजिन से ये P पॉइंट को मिलाएंगे। ये क्या देगा? RP वेक्टर, ये इनिशियल पोजीशन, यहां पे पहले इंसेक्ट था, फिर Q को मिला दिए, यानी ये फाइनल पोजीशन है। पोजीशन वेक्टर इनिशियल और पोजीशन वेक्टर फाइनल, इसको बोलेंगे हम लोग इनिशियल पोजीशन वेक्टर और इसको बोलेंगे हम लोग फाइनल पोजीशन वेक्टर। सो अगर इसको हमने आरपी बोला हुआ है तो इसको आरक्यू वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। कभी भी हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने का रूल क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। यहां से स्ट्रेट लाइन से इसको मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन से मिला के, और एरो कहां लगाना है? फाइनल की तरफ। एरो लगाना है फाइनल की तरफ। सो ये जो मिलेगा हमको, ये होगा डेल्टा आर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोलते हैं विस्थापन सदिश, इसको बोलते हैं स्थिति सदिश, इसको भी स्थिति सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर इनिशियल, पोजीशन वेक्टर फाइनल। और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो हम एरो लगाएंगे वो फाइनल की तरफ होगा एरो। एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल रूल में, थोड़ा सा उसका ब्रीफ इसको समझने के लिए। दो वेक्टर ऐड हो रहे होंगे और जो क्लोजिंग साइड होगा वो अपोजिट ऑर्डर में उन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। जैसे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अगर इन दोनों को हमको ऐड करना है, रखे कैसे हुए हैं? ये इसका हेड और इसका टेल जुड़े हुए हैं। सो जो इसका क्लोजिंग साइड होगा वो अपोजिट ऑर्डर में अगर हम रखें इसको, तो ये इसका रिजल्टेंट देगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आगे हम लोग देखेंगे इसको ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सो जैसे यहां पे अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, और ये उल्टे डायरेक्शन में है तो ये इसका रिजल्टेंट है। जैसे ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ये, और ये उल्टे डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहां पे देखते हैं हम लोग कौन दोनों वेक्टर जोड़ रहे हैं और कौन उसका रिजल्टेंट दिख रहा है। यहां पे अगर हम देखें तो ये दोनों वेक्टर जुड़ रहे हैं, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर इसको ऐसे आना चाहिए था, बट ये अब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। आर क्यू जो होगा वो रिजल्टेंट होगा, और ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं। हम लिख सकते हैं वेक्टर आर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर आर पी प्लस डेल्टा आर। यहां पे R1 R2 ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी। R1 R2, ये दोनों वेक्टर जुड़ रहे हैं, यानी वेक्टर R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2 वेक्टर। हमको चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये चाहिए, तो हम यहीं पे रखते हैं इसको, डेल्टा R इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। यहां से अब हम इसको R2 को हम क्या लिख सकते हैं? R2 का पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले R2 यहां पे लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? x2i प्लस y2j, और R1 क्या हो जाएगा? x1i प्लस y1j। ये उठा के यहां पे रखते हैं हम लोग, x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। डेल्टा R इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा सो आई वाले का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। सो ये इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हम लोग 3 कोऑर्डिनेट कंसीडर करें यानी 3D में अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, एक z वाला टर्म बढ़ जाएगा यानी हर चीज तो सेम रहेगा। अगर हम इसको 3D में कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका R2 वेक्टर हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k और R1 क्या हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। सो अब क्या हो जाएगा डेल्टा R x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। सो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन केस ऑफ 3D। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। सो ये इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे निकालेंगे। ये देखने में बहुत डेंजर लग रहा होगा बट चूंकि ये नंबर्स होते हैं सो ऐड हो ये माइनस होके एक नंबर आ जाएगा। सो आपको स्क्वायर करने में आसानी होगी। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इट विल लुक वेरी वेरी इजी। अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना होगा यानी इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो क्या करेंगे, हम डेल आर कैप लिखना होगा तो क्या करेंगे, डेल आर वेक्टर बाय डेल आर का मैग्नीट्यूड। सो डेल आर कैप इज इक्वल टू ये इन केस ऑफ 2D ले रहा हूं मैं। सो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j बाय इसका मैग्नीट्यूड x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। अगर इन केस ऑफ 3D लेना होगा सो यहां पे मैं लिख देता हूं डेल्टा आर कैप इज इक्वल टू x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के कैप बाय x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सो ये रहेगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस PQ। दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ए गिवन वेक्टर A are respectively 2, 3 and 10, 6. Then calculate the magnitude of the vector। यानी एक वेक्टर है A, उसके इनिशियल पॉइंट्स दिए हुए हैं और फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सो हमको A का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। सो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई ओरिजिन है, कोई ये इनिशियल पोजीशन है, मान लेते हैं हम P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। ये कोई फाइनल पोजीशन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 6। सो ये वेक्टर दिया हुआ है A। सो इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। सो ये मान लेते हैं हम लोग R1 और ये मान लेते हैं हम लोग R2। सो A वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, A इज इक्वल टू R2 माइनस R1। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप। यानी हम क्या लिख रहे थे, डेल्टा R का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे हम लोग x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। सो यहां पे डेल्टा आर के जगह पे a वेक्टर दे दिया है, ठीक है। सो a वेक्टर इज इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी 8, 6 माइनस 3 j कैप। सो a वेक्टर इज इक्वल टू 8i प्लस 3j। सो ये निकला a वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं हम लोग। सो i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर यानी 64 प्लस 9। सो अंडर रूट 73। a निकला आपका, a का मैग्नीट्यूड निकला 73। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 1 फरवरी 2021 से यानी अगले महीने की पहली तारीख से हमारे यहाँ FS अकेडमी ऑफ साइंस सीवान में फिजिक्स का नया बैच शुरू हो रहा है 12th के लिए। और 15 फरवरी 2021 से हम लोग टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें
जेई, नीट, जामिया, अलीगढ़ और BHU की तैयारी कराई जाएगी। सो गेट इनरोल्ड इन द प्रीमियर अकेडमी ऑफ द टाउन। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।